हेलो। ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज क्लास आपको दिख नहीं रही थी क्या? पहले मुझे भी नहीं दिख रही थी। कुछ ऐसा हुआ था, क्लास चली गई थी, दिख रही थी, फिर बाद में नहीं दिख रही थी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज क्लास काफ़ी लेट शुरू हो रही है यार। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आज काफ़ी लेट से ख़त्म हुई। उस वजह से ये वाली क्लास थोड़ी सी डिले से शुरू हो रही है। थोड़ी नहीं, काफ़ी डिले से हो रही है ना। तो नोटिफिकेशन से आ गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि क्लास मुझे दोबारा शेड्यूल करनी पड़ेगी। जो क्लास ऑलरेडी लगी हुई थी वो दिख नहीं रही थी मुझे। ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ओके। सो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी बेटा। यूट्यूब पे ही था मैं अवेलेबल। करंट अफेयर्स की क्लास थी मेरी, है ना। आज मेरे पास यार पीपीटी भी नहीं है, इसकी पीडीएफ थी। मुझे जल्दबाजी में बस ना पीडीएफ लेकर आया। इसमें एडिट कैसे करूं? एडिट का इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो आपको फिर सही करके देनी पड़ेगी पीडीएफ। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं ना। जो मेरी अपडेटेड पीडीएफ है वो मुझे मिल नहीं रही यार। मेरी फाइल्स गड़बड़ी होगी। कुछ फाइल्स किसी कंप्यूटर में चलेगी, कुछ फाइल्स किसी कंप्यूटर में चलेगी। अब ये थोड़ी सी पुरानी पीडीएफ है, इसमें चीजें अपडेट करने पड़ेंगी मैनुअली। बाकी नहीं, मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से रिलेटेड पीडीएफ बना रखी है। वही आपको प्रोवाइड मैं वही करूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ आएगी स्मॉल फाइनेंस में पेमेंट बैंक से रिलेटेड। वो ये वाली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पीडीएफ नहीं होगी, अलग तरीके की पीडीएफ होगी। ठीक है, तो पढ़ लेना वहां से, है ना। हाँ, बस अभी स्टार्ट करने लगे। सो आज हम करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के ऊपर चर्चा। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत टाइप के बैंक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जिनमें से जो लेटेस्ट वाले बैंक्स हैं, जो लेटेस्ट वाले बैंक्स आए थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, जो कि सबसे लेटेस्ट वाले बैंक हैं जिनको लाइसेंस दिए गए थे, वो अभी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है, इनको पहले अलग अलग करके चलो डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सर जब इतने सारे बैंक्स थे तब भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे इस तरह के बैंक्स की नीड क्यों आई? Why there was need कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर आए? Why there was need कि पेमेंट बैंक्स बने? नीड क्या है आखिरकार? तो उसमें सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा इसका नाम है, दैट इज स्मॉल फाइनेंस, यानी कि छोटा फाइनेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो एक बड़े बैंक में, बड़ा बैंक इन द सेंस कि जो नेशनलाइज बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, उन पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती, प्राथमिकता नहीं दी जाती। बहुत सारी, मान लीजिए मेरे पास भी एक कस्टमर आता है, मैं एज अ बैंकर बात करूं, एक कस्टमर जिसको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कस्टमर बैठा है जिसको यहाँ पर 25-30 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का चाहिए। तो मैं सबसे पहले किसको अटेंड करूंगा? मैं ऑब्वियस है अटेंड करूंगा 25-30 लाख वाले लोन पर्सन को, क्योंकि ऑब्वियस है वो बैंक को बिजनेस ज्यादा देगा, बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देगा, बैंक को इनकम ज्यादा देगा, और मेरी ड्यूटी बैंक के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है, तो मैं प्रेफरेंस भी उस कस्टमर को दूंगा, है ना। अब इसमें वो चीज नहीं है, नहीं सर वो छोटे लोग हैं उनको दो, गरीब लोग हैं उनको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इसलिए बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, इसलिए बैंक्स को कमर्शियल बैंक, अगर बैंक अपना प्रॉफिट की ही नहीं देखेगा तो फिर कमर्शियल क्या रहा? हमने अभी पढ़ा था ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो शेड्यूल तो समझ में आ गया था, कमर्शियल क्या क्या था? प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट को ध्यान में रखते तो हम तो ऑब्वियस है, अगर मैं एक ही पर्सन हूं तो मैं प्रेफरेंस तो उसको पहले दूंगा कि सर हाँ आप बताइए। उनको बोल दूंगा कि सर आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी टाइम है उस वक्त आ जाइएगा। ऐसा नहीं है उसको भगा दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको बाद में बुलाऊंगा, पहले मैं उनको प्रेफरेंस दूंगा। यही चीज यहां पर हो रही थी, और ये चीज कोई गलत नहीं है, करना भी सही है, लेकिन इस चीज के पीछे मजबूरी है कि कितने कस्टमर को टैकल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सही सही टाइम पर हम हर एक कस्टमर का नंबर आएगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड किए रह जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया, सोचा गया कि क्यों ना ऐसे बैंक्स का ही निर्माण कर दिया जाए, क्यों ना ऐसे बैंक्स का निर्माण कर दिया जाए जो बैंक्स यहां पर केवल और केवल फोकस ही करें ऐसे छोटे लोगों पर, ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर, ऐसे स्मॉल बिजनेस वाले लोगों के ऊपर जिनको कम पैसों की रिक्वायरमेंट है, और इनके पास वो बड़े वाले कस्टमर आ ही ना, ताकि फोकस इनका
थोड़ा सा बिगड़े बिना, है ना। अगर वही बात होगी जो नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो बड़े बैंक्स हैं, उनके पास जिस तरह से एक छूट है, किसी को कितना भी लोन दे सकते हैं, वैसा अगर हमने इनको दे दिया तो फिर ये भी वही चीज करेंगे जो वो बैंक कर रहे हैं, तो फिर इनका फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन किया गया। इनको कहा गया कि आप स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जो यहाँ पर कम उनको लोन के चाहिए, डिपॉजिट बहुत कम कराते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर सर्विसेज उपलब्ध कराइए। अब मैंने मान लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोल तो दिया कि ये सर्विस उपलब्ध करानी है, ठीक है, बोल दिया ये करानी है, लेकिन वो कैसे करेंगे? जरूरी थोड़ी ना उस चीज को इंप्लीमेंट करें मेरे बोलने से। इसलिए उनके लिए रूल्स भी बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाएगी, जिसको उनको पालना करनी है, जिसको उनको फॉलो करना है, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो ऑब्वियस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर पेनल्टी, चार्जेस, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी लगा सकता है। तो यही यहां पर डिफरेंशिएट करता है कि इनको जो रूल्स रेगुलेशंस के तहत बनाया गया था, वही इनको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी बैंक से। अब जो रूल्स रेगुलेशन लाए गए तो उसमें एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट रूल था, और वो ये था कि ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा इस बोर्ड के ऊपर कि ये पीडीएफ फाइल है, एडिटेबल नहीं हो रही है, तो मेरे को सुन लीजिएगा, बाकी लिखा पीछे हुआ है कि आपका जितना भी लोन पोर्टफोलियो है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जितना भी यहां पर लोन दिया है, जितना भी लोन दिया उन्होंने, जितने भी कस्टमर को, सारे कस्टमर्स को मिला के, उसका 50% जो लोन है, 50% अमाउंट का जो लोन है, वो लोन जो है वो यहां पर 25 लाख रुपए से कम वाला होना चाहिए। ठीक है, इजी सी लाइन थी। आपने जितने का भी लोन दिया है, जितने भी कस्टमर आपके, मान लीजिए 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख कस्टमर्स है, उन 1 लाख कस्टमर्स को जितना भी आपने लोन लिया, हर एक कस्टमर को फॉर एग्जांपल आपने जितना भी लोन दिया, तो टोटल वैल्यू जो भी आपकी लोन की रहेगी, टोटल पूरे बैंक का जो एडवांस रहेगा, पूरे बैंक का जो टोटल लोन एडवांसेस है, जो फिगर आएगा, उसका 50%, 50% जो है वो क्या करना है, वो 50% आपको क्या करना है, वो 50% आपको देना है, 50% आपको देना है उन लोगों को जिन लोगों ने 25 लाख या उससे कम की लोन की अमाउंट मांगी है। तो यानी कि आपके 50% जो कस्टमर है, बैंक के 50% लोन लेने में कस्टमर जो है, वो होने चाहिए जिनकी लोन की अमाउंट 25 लाख रुपए से कम हो। सिंपल, समझ गए, है ना। ऐसे ही है, बस यही कंसेप्ट है, सिंपल, है ना। नॉर्मली ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये रूल जो है बाकी बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह किसी भी बैंक में, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में कहीं पर भी जाएंगे, उनके ऊपर ये रूल नहीं लगता है, लागू नहीं किया जाता। वो सिंपल अपना किसी भी कस्टमर को कितना भी लोन देते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। अब इस रूल के अकॉर्डिंग चलने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को उन कस्टमर्स को भी यहां पर अपना उतना ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा जितना प्रेफरेंस वो बड़े कस्टमर को देंगे। यानी कि क्योंकि उनको 50% का अपना टारगेट अचीव करना है कि 50% जो लोन है वो भाई साहब मुझे देने हैं जिनकी वैल्यू 25 लाख रुपए से कम हो। अगर मैं नहीं दूंगा, अगर मैं उन कस्टमर्स को प्रेफर नहीं करूंगा, वो चले जाएंगे, फिर मेरा टारगेट कैसे अचीव होगा? फिर मुझे मार्केट में निकलना पड़ेगा, भाई साहब ले लो ले लो लोन ले लो, तो वो फिर गलत गड़बड़ हो जाती है ना। जब आप खुद चल के बोलते हो लोन ले लो, तो वो फिर सामने वाला कस्टमर हावी हो जाता है आपके ऊपर, वो कहता है इनको जरूरत है, बाद में एनपी वगैरह भी बढ़ सकता है उसकी वजह से। तो ये चीज यहाँ पर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ गाइडलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। दूसरी गाइडलाइन ये थी कि यहाँ पर इन बैंक्स को अपनी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है जिससे ये शुरुआत करेंगे अपने बैंक के बिजनेस की, वो 200 करोड़। फिलहाल जब ये गाइडलाइंस आई थी तब ये 100 करोड़ रुपीस थी, है ना, यहाँ लिखा भी 100 करोड़ थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो ये अपडेट कर दिया गया इसको 200 करोड़, जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना उसमें 200 करोड़ किया होगा, तो डोंट वरी। तो 200 करोड़ यहाँ पर आपकी वो अकॉर्डिंग टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेड अप कैपिटल इनकी 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए, ये पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर प्रमोटेड ईदर बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटी, यानी कि इनको जो बनाया जाएगा, जो इनको यहाँ पर लोग जो स्टार्ट करेंगे, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि 50% जो लोन पोर्टफोलियो है वो 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ये वाला मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किया,
ठीक है। और एक पॉइंट ये वाला लिखा हुआ है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब हम प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने प्रायोरिटी सेक्टर वाला चैप्टर करवाया नहीं है, तो प्रायोरिटी सेक्टर वाला चैप्टर जब आएगा तब ये वाली लाइन मैं दोबारा से आपको कराऊंगा, क्योंकि वहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट्स होंगे उसमें अलग से एक चार्ट बना हुआ आपको दिखाऊंगा। उस चार्ट में यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जिक्र किया गया होगा, तो हम तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट को डिस्कस करने लग गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, तो वो ये वाला चैप्टर जो हमारा है बेसिकली आज जो करवाना है वो निकल जाएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शुरू हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं करवाना चाहता, वो अगले आई थिंक 7-8 लेक्चर के बाद आएगा वो चैप्टर, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। तो वो चीज तब हम समझेंगे। तो थर्ड पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को अभी आप पेंडिंग रख लेना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो है 40% होना चाहिए, यानी कि जिसने स्टार्ट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को उसके पास यहाँ पर उसका हिस्सा इसमें 40% होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े, और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और भी पॉइंट्स है। और पॉइंट्स क्या है पढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स यहां पर दे रखे हैं, और उनमें यहां पर आपकी ये 200 करोड़ मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% वगैरह लिखा है, आरडब्ल्यूए के बारे में जिक्र है। ये भी अभी आप पेंडिंग रख लो, क्योंकि ये बेसल नॉर्म्स आएंगे काफी चैप्टर्स के बाद, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आरडब्ल्यूए, बेसल नॉर्म्स वगैरह क्या होता है। तो एक बार इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये वगैरह लाइसेंस दिया गया, इसके तहत सेक्शन लिख रखा है, सेक्शन 22 के तहत पूछा भी जा चुका है सेक्शन, एक बार एग्जाम में, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा जा चुका है स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्शन। तो सेक्शन 22 के तहत दिया गया है आपको इसको लाइसेंस। पेड अप कैपिटल वगैरह पूछी जा चुकी है ऑलरेडी एग्जाम में, और एक बार नहीं 2-3 बार। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इनका फेवरेट टॉपिक है, ये पूछ लेते हैं। पेड अप कैपिटल, सेक्शन वैक्शन पूछ लेते हैं, आरडब्ल्यूए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। ये सब चीजें इनसे काफी ज्यादा पूछी जाती है स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित। तो ये आपका हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मैंने अभी आपको बताया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये इसकी हिस्ट्री है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंटिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन निकाली गई थी, इनके द्वारा यहाँ पर आपका जनरल पब्लिक को मांगा गया था कि आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कीजिए। उसका सबने अप्लाई किया, उसके लिए जो एप्लीकेशंस आई थी उनको यहाँ पर एनालिसिस किया गया उषा थोराट कमेटी के द्वारा, और फिर बाद में जाकर कुछ लाइसेंसेस दिए गए, और इन लाइसेंसेस में आपके यहाँ पर 8 जो थे वो यहाँ पर आपकी 8 आउट ऑफ 10 एंटिटीज आर माइक्रो फाइनेंस। टोटल 10 लाइसेंसेस उस टाइम दिए गए थे, जिसमें 8 जो एंटिटीज थी वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, जो 10 लाइसेंस टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के तहत उस टाइम पे दिए गए थे जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी हुई कंसेप्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। आगे चलते हैं हम, अगली पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका क्या? पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, उम्मीद समझ में आ गया सबको? एक बार मुझे बता दो स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक एक चीज क्लियर है? कोई डाउट है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो पूछ लो, किसी भी तरह कोई डाउट, कोई शंका स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। अब एक लिख रहा है सर नो ऑल क्लियर। भाई बता दे, नो ऑल क्लियर का मतलब क्या? नहीं सर ऑल क्लियर मतलब ऑल क्लियर नहीं हुआ, या फिर नो ऑल क्लियर सर हो, सर नो सर दिमाग से ऑल क्लियर हो गया सर, है ना, दिमाग में क्लियरेंस होगी, ये वो वाली बात होगी। एक पढ़ते थे ना लाइन बचपन में, रुको कोमा मत जाने दो, रुको मत कोमा जाने दो, है ना। अब तुमने लिख दिया नो ऑल क्लियर का मतलब क्या है? नो के बाद कोमा तो लगाओ फिर। सर स्मॉल फाइनेंस बैंक गवर्नमेंट नहीं होते, नहीं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स नहीं है ये। मतलब गवर्नमेंट आप मत बोला करो कभी भी किसी से, जैसे बात करते हैं ना तो ऐसे मत बोला करो गवर्नमेंट बैंक्स, नहीं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट का इनमें हिस्सा होता है। प्योरली गवर्नमेंट नहीं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्योरली गवर्नमेंट होती है ना, जिसमें पूरा पूरा गवर्नमेंट का हिस्सा 100% होता है, तो उनको हम गवर्नमेंट बैंक्स या गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि गवर्नमेंट बैंक हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है, यानी गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा है। तो ये कंपनीज भी यहाँ पर जो है ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है। मतलब कि इनमें 50% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ये वाले सारे के सारे।
ठीक है, पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिस्ट भी दिखाता हूं आपको, है ना, लिस्ट भी दूंगा। हाँ जी, सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं। सर इनकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। नहीं यार, पीडीएफ डाउनलोड हो रही है सबकी, ये वाली बैंकिंग अवेयरनेस की। किसी को दिक्कत आ रही है पीडीएफ डाउनलोड में? एसबीआई भी नहीं बेटा। एसबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा सिर्फ 55% है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर जो है, हिस्सा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवल 55% है। सारे के सारे बैंक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको बोलते हैं, हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। आप बैंक में जॉब करके ये नहीं बोल सकते मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, वो तो एक लोगों को बताने के लिए होता है जो अनअवेयर होते हैं कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं। बैंक में नौकरी लगना इज नॉट अ पर्टिकुलर सरकारी नौकरी, इट इज अ नौकरी जो कि आपको किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिलती है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन में मिलती है। सरकारी नौकरी आपको मिलती है एसएससी सीजीएल में, जहां प्योरली गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जॉब मिलती है आपको। ठीक है सर, कभी कभी होता है, फिर दोबारा ट्राई करने से नहीं हो रहा है सर पीडीएफ डाउनलोड। बेटा पता क्या होता है उसमें, माइट भी ना, जब हम ऐप ओपन करते हैं ना तो हम, हमारे ऐप वालों ने ना कुछ परमिशन मांगी होती है कि ये परमिशन दे दो, ये परमिशन दे दो, तो हम क्या करते हैं, अरे हम क्यों परमिशन दे, हम क्यों करें ऐसा, है ना, ये करें, ये तो ऐसी परमिशन मांगते रहते, तो हम वो परमिशन डिनाई कर देते हैं। उसकी वजह से वो फिर बाद में दिक्कत आती है, कई बार कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रही, कई बार कोई पीडीएफ डाउनलोड होकर सेव नहीं हो रही है, ऐसे वैसे करके, है ना। सब चीजें दे रखी हैं, बट पर्टिकुलरली आपके डिवाइस में कोई इश्यू हो सकता है। अगर मान लीजिए पीडीएफ डाउनलोड ना हो रही होती तो आज इतने, मतलब पता नहीं मुझे कौन से सेशन आज चल रहा है, जितना भी चल रहा है, पांचवा छठा जो भी है, पांचवें छठे सेशन में एक भी पर्सन हाँ बोलता, वो सारे आप लोग पहले दिन आप लोग कम थोड़े ना हो, आप लोग तो दूसरे दिन शुरू हो जाते हो, है ना। पहले दिन यार सर ये दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत, तो कितना कमेंट मेरा भर चुका होता अगर पीडीएफ डाउनलोड ना हो रही होती, है ना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट बैंक, हाँ जी, नेशनल हाउसिंग बैंक बिल्कुल अलग है। नेशनल हाउसिंग बैंक भी मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वो चैप्टर मैं लास्ट में कहीं पर लेकर आऊंगा, अभी नहीं बात करेंगे उनके ऊपर। इसी कोर्स में कहीं लास्ट में जाके कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको बोलते हैं। उनके ऊपर एक छोटा चैप्टर लेकर आऊंगा जिसमें नेशनल हाउसिंग बैंक पे डिस्कस करेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पे आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम पेमेंट बैंक के ऊपर, है ना, स्पेशलाइज्ड बैंक, बिल्कुल पेमेंट बैंक्स के ऊपर आते हैं। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? पेमेंट बैंक देखो ऐसे बैंक थे जिनका कोई ना कोई पर्पस से निर्माण किया होगा। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से पेमेंट बैंक का भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, नहीं तो काम तो चल ही रहा था सभी के सभी। इसका ऑब्जेक्टिव भी कुछ वैसा ही है जैसा पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव था, कि यहां पर टारगेट करना ऐसी ऑडियंस को जो कि बहुत कम डिपॉजिट्स यहां पर रखती है अपने पास, मतलब उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बैंक में जाने से हिचकिचा रहे हैं, क्या ही करेंगे हम बैंक में जाकर, मतलब ये सोच आ जाती है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके घर पे मान लीजिए कोई 5 या 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए महीने की अर्निंग है, 5-10 हजार की, जो कि हैंड टू माउथ चलते हैं। आप में से भी कोई हो सकता है ऐसे कोई परिवार से बिलोंग करता हो कि जो बिल्कुल हैंड टू माउथ चलते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब ये है कि जितनी उनको कमाई हो रही है महीने की, उतना ही उनका खर्च हो जाता है, किसी भी तरह की कोई सेविंग नहीं होती। और इसी तरह के पारिवारिक जो जरूरतें हैं आपकी, उन्हीं को पूरा करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिसकी वजह से हमारी एक अच्छी खासी हमारी सैलरी, हमें तनख्वाह जो है महीने की मिले, ताकि हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकें, जो कि आज तक उन वो हमारे, जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करते रहे, अपनी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा उन्होंने, केवल केवल हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, या हमारे जो भी इधर उधर हमने जो भी मांगा है उनसे, उनको पूरा करते रहे, चाहे उनकी जो आमदनी है, आय है, जो बहुत कम थी फिर भी। तो अब समय है कि उनके लिए कुछ करने का, उनके लिए कुछ कर गुजरने का। तो वही चीज है यहाँ पर आपकी, कि जो किया गया है यहाँ पर,
पेमेंट बैंक से संबंधित, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि घर में पैसा रखना पसंद करते हैं, है ना, कि क्या वो कहते हैं यार 2000 रुपये महीना तो बच रहा है, काहे हम यहाँ पर जमा कराएं बैंक में, कौन जाएगा बैंक में, खाता खुलवाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो कहते हैं अगले महीने फिर इस्तेमाल हो जाएगा, काम हो जाएगा, घर पे ही रख लो इसको। तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हुए पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। पहला रीजन तो पेमेंट बैंक का ये था कि ऐसे लोगों को टारगेट किया। दूसरा दूसरा ये भी रीजन होता है, मेरे पास है पैसा, थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है, सेव हो गया, यार कौन जाएगा बैंक में यार, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे खाता खुल जाए यार, कोई ऐसी सुविधा नहीं है यार, बैंक में भीड़ बहुत होती है, बैंक में लाइन बहुत लगी रहती है यार, पहले जमा कराओ फिर निकलवाने जाओ फिर लाइन में लगो, ये है वो है, काफी सारी बातें। ये एक दूसरा रीजन था। अब इन दोनों रीजंस को पेमेंट बैंक ने कैसे पूरा किया? पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक बनकर सामने आया जिसमें यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि आप केवल और केवल काम करेंगे डिपॉजिट का। आप डिपॉजिट के अलावा और कोई किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। आपका काम है कि लोगों से यहां पर करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करना, यहां पर लोगों के सेविंग अकाउंट ही, बस करंट अकाउंट भी नहीं, अकेले डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ही ओपन करना। आप किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं दे सकते, आपका फोकस भटकना नहीं चाहिए। आपका फोकस होगा केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और वो भी डिपॉजिट कितनी अमाउंट के, 1 लाख रुपए के। जब यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, जब शुरुआत हुई थी तब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1 लाख रुपए डिपॉजिट से। यानी कोई कस्टमर आता है तो इन बैंक्स में अगर 2 लाख जमा कराना चाहता है, 1.5 लाख कराना चाहता है, तो जब इनकी शुरुआत हुई तो तब ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन लेटर ऑन हाल ही में इसका जो डिपॉजिट की लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो अभी फिलहाल एज प्रेजेंट डेट यहाँ पर 2 लाख रुपए चल रही है इसकी लिमिट, की 2 लाख रुपए तक इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है, उससे ज्यादा इसमें पैसा जमा नहीं करवाया जा सकता। तो दैट इज द 2 लाख रुपीज मैक्सिमम अमाउंट। अब जब 2 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट होगी तो ऑब्वियस है जो बैंक है वो यहाँ पर बड़े जो डिपॉजिटर्स है उनके ऊपर फोकस ही नहीं करेगा, और जो बड़े डिपॉजिटर्स है वो ऐसे पेमेंट बैंक के पास आएंगे भी नहीं डिपॉजिट कराने, क्योंकि उनको तो बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करानी है, तो ऐसे बैंक के पास क्यों डिपॉजिट कराने आएंगे? 2 लाख रुपए से ऊपर आपका उस अकाउंट में पैसा आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ना चाहते हुए भी, ये चाहते हुए जो भी आप कह लीजिए, पेमेंट बैंक्स को यहां पर आपका ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिनके पास एक स्मॉल सेविंग्स अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट है, 2000, 10,000, 20,000, ऐसे इकट्ठा कर करके उनके यहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख रुपए साल का, 2 साल का उनका पैसा इकट्ठा होता है, जो कि एक लिमिट ही आ जाते है, तब तक तो पैसा वैसे भी निकलवा लेता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये तो एक बड़ा रीजन हुआ पेमेंट बैंक का, है ना, इसके लिए यहां पर। अब एक और चीज थी कि जो मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि यार कौन जाएगा बैंक में, कौन खाता खुलवाएगा घर पे बैठे ऐसा। तो पेमेंट बैंक ने ऐसे बैंक्स बने जिन्होंने यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के प्रकार से, ये तो नहीं डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की थी, लेकिन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की शुरुआत आप कह सकते हो। बहुत सारे ऐसे बैंक है लाइक दी एयरटेल पेमेंट बैंक है, और भी नाम आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर आपके लिस्ट आएगी पूरी की पूरी। ऐसे बैंक्स हैं जिनकी अपनी खुद की एप्लीकेशंस है, ठीक है, एप्लीकेशन पे ही आपको कह देते हैं केवाईसी यहाँ पर ये वगैरह करो, ये आधार कार्ड की फोटो डालो, अपनी फोटो सेल्फी गिन के भेजो, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, हो जाता है। तो ये वही पेमेंट बैंक्स हैं कि आपको इन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई कि घर बैठे बैठे आपका अकाउंट ओपन कराने की, ठीक है, और इवन इतना क्विकली ओपन होता था पता भी नहीं चलता था। तो ये चीज यहाँ पर पेमेंट बैंक्स के द्वारा पॉसिबल हो पाई है, इसलिए पेमेंट बैंक्स की यहाँ पर नीड भी पड़ी, और आज की डेट में पेमेंट बैंक्स यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेमेंट बैंक्स यहाँ पर लॉसेज में गए हैं, बहुत सारे, कुछ पेमेंट बैंक्स यहाँ पर बंद भी हुए हैं पिछले दिनों में, उन्होंने अपना लाइसेंस जो है सरेंडर भी कर दिया है आरबीआई को यहाँ पर आपका। तो वो भी रीजन है, वो भी कारण है यहाँ पर कुछ लॉसेस का, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पर उनको नहीं मिलती है, तो इतना अर्निंग नहीं कर पाते हैं वो। बेसिकली अब बात एक और चीज आती है कि जब सर ये डिपॉजिट ले रहे हैं और लोन दे नहीं रहे हैं, तो फिर अर्निंग कहां से करते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि सर डिपॉजिट ले लिया, अब डिपॉजिटर जब हमारे पास, बैंक नॉर्मल कैसे काम करता है, बैंक तो डिपॉजिटर से पैसा लेता है और आगे लोन्स के लिए दे देता है, लोन वालों से जो इंटरेस्ट आया उसमें से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का वो डिपॉजिटर को दे देता है, एफडी, सेविंग अकाउंट वगैरह उनके फॉर्म में, ठीक है, पढ़ेंगे उनके बारे में भी डिटेल में, 1-2 दिन में आ जाएगा वो चैप्टर भी, एफडी, सेविंग अकाउंट वगैरह, करंट अकाउंट का दे देते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक में तो लोन की आपने कहा सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोन दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर अर्निंग कहां से करते हैं?
अब जो अर्निंग का कंसेप्ट है ये आता है बैंक की बेसिक डेफिनेशन पे। जब हमने बैंक की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बैंक जो है वो काम करता है आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये पढ़ाया था। ठीक है, और साथ ही साथ एक लाइन लिखी थी कि लोन्स और इन्वेस्टमेंट का जिक्र वहां पर था। लोन्स एक इन्वेस्टमेंट शब्द भी था उस डेफिनेशन के अंदर, था ना इन्वेस्टमेंट शब्द। यानी कि बैंक्स जो है वो ना ही केवल जो डिपॉजिट से पैसा लेते हैं उसको केवल लोन के लिए नहीं देते हैं, उस पैसे को वो लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उस सबको वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे, कुछ बाकी डिपॉजिटर्स को यहाँ पर आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में ये पैसा दे दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर। क्योंकि बैंक की यहाँ पर जो इनकम होती है वो केवल और केवल लोन से नहीं होती है, कि आप ये मत सोचिए कि केवल और केवल लोन से ही इनकम होती है, लोन दे दिया इंटरेस्ट मिल गया दैट्स इट, नहीं। उनको इनकम जो होती है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके भी होती है, वहां से भी अर्निंग होती है। तो जो पेमेंट बैंक है उसका जो यहाँ पर इनकम सोर्स है वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट ही है, कि वो पैसा जो आप डालते हो पेमेंट बैंक अकाउंट में उसको फर्दर ये इन्वेस्ट करता है और उसी पैसे से अर्निंग करता है और उसी में से कुछ हिस्सा आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे देता है। आपके पास भी बहुत सारा हो सकता है कि ऐसा पैसा पड़ा हो जो पेमेंट बैंक में पड़ा और आपको पता ही ना हो। तो पेमेंट बैंक जब आए थे ना तो पेमेंट बैंक ने बड़ी ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसका मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करी थी। तो ना चाहते हुए भी हम लोगों ने अपना एक ना एक कोई ना कोई पर्सन, यहाँ पर मान लीजिए मैं 10 कस्टमर से पूछूं ना, यहाँ पर 10 पर्सन यहाँ खड़े हो, उनसे पूछूं कि भाई साहब आपका पेमेंट बैंक में अकाउंट है, वो कहेंगे नहीं है। लेकिन जब उनके मोबाइल फोन को थोड़ा बहुत खंगालेंगे, मेल वेल चेक करेंगे, तो उनका पेमेंट बैंक में अकाउंट 10 में से कम 5-6 का निकल जाएगा। क्योंकि हमने किसी टाइम पर ऐसे ही ना चाहते हुए भी अकाउंट खोल लिया था, क्योंकि मेल्स एंड दी पॉपअप नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा हुई थी कि जिसके पास जो था ना, मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन था, तो एयरटेल वालों ने दिमाग खराब कर लिया था सर कि भाई साहब ये अकाउंट ये अकाउंट खुलवा लीजिए अकाउंट, क्योंकि उनका खुद का पोस्टपेड उनका पेमेंट बैंक था, तो ये अकाउंट खुलवा लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको बोल दिया गया। मैंने भी अपना पेमेंट बैंक में अकाउंट खुला ले, ना चाहते हुए सर कुछ नहीं करना, आपको ये क्लिक करना है और हो जाएगा। मैंने कहा यार क्लिक की तो करना है, क्योंकि केवाईसी मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी पोस्टपेड कनेक्शन जब मैंने लिया था, सब कुछ वेरीफाई होता है पोस्टपेड कनेक्शन में, घर पे आके वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो सब कुछ वेरीफाई हो चुका था, मेरा एड्रेस वेड्रेस सब वेरीफाइड था, केवाईसी वगैरह सब डला हुआ। तो उन्होंने कहा सर बस आप यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड योर अकाउंट विल बी ओपन। मैं क्या कमाल है, तब नया नया कंसेप्ट आया था, मैंने कहा चलो अप्लाई भी कर लेते, क्या ही दिक्कत है ना। तो मैंने खोल लिया, तो आज की डेट में उसमें कुछ पैसा नहीं पड़ा, आज की डेट में 10-20-50 रुपए उसमें पड़े होंगे, वो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो मैं तो उसको कभी लूंगा नहीं पैसे को वापस, मुझे जरूरत ही नहीं उसको, क्या 10-20-50 उसमें पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो इसी तरह से आप लोगों का पैसा पेमेंट बैंक में कहीं ना कहीं थोड़ा वो 10-20-50-30 पड़ा है, भूल चुके हो, उसको कंपनी इस्तेमाल कर रही है, बढ़िया वो। और इसी तरह से जो रेगुलर उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं वो तो खैर इस्तेमाल कर ही रहे हैं पैसे को। ठीक है, ओके। तो ये आपको मैंने पेमेंट बैंक के बारे में कुछ कारण बताया कि पेमेंट बैंक कहां से अर्निंग करता है, और इवन एडवर्टीजमेंट वगैरह भी होती है, तो एडवर्टीजमेंट से भी अर्निंग कर लेता है। तो जो ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक जगह पे 1 लाख रुपए आएगा तो वो 2 लाख रुपए है, और ये 100 करोड़ रुपीज आया, ये भी उस टाइम 100 करोड़ था, जो कि आज की डेट में 200 करोड़ हो चुका है। आज की डेट में ये भी 200 करोड़ हो चुका है। इसमें भी मिनिमम स्टेक जो है 40% होगा। ठीक है, ये बैंक्स यहाँ पर यूटिलिटी बिल जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब बिल की पेमेंट करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की सब्सिडरी नहीं बना सकते अपनी, है ना। ये अच्छा ये लिखा हुआ है 1 लाख रुपए ना, ये वो कॉर्नर पर लिखा है 1 लाख, ये रहा 1 लाख, है ना, ये 2 लाख रुपए है, जो कि अब बदल दिया गया, शुरुआत में 1 लाख ही था। ठीक है, इसमें भी वही बेजल नॉर्म्स का कंसेप्ट है, आरडब्ल्यूए का, ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको आरडब्ल्यूए वगैरह बताऊंगा। इसका सेक्शन भी 22 यहाँ पर, जिसके तहत इसको लाइसेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन दिया गया था। राइट, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे इसकी कमेटी का नाम लिखा होगा, किसने कमेटी यहाँ पर आपका थी, एंड विच वाज हेडेड बाय द नचिकेत मोर। नचिकेत मोर जी के द्वारा इस कमेटी को हेड किया गया था। ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन लिए थे, इनवाइट किए थे, 41 एप्लीकेशंस थी, उनमें से यहाँ पर चुना गया, और इन्होंने यहाँ पर आपका एक फाइनल लिस्ट तैयार कर ली, जिसके तहत इनको लाइसेंस दिए गए। अभी आज की डेट में इंडिया में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लिस्ट है।
ठीक है। आपके लोकल एरिया बैंक्स 3 है इंडिया में, जिनमें से वैसे 4 थे, लेकिन एक बैंक यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले लोकल एरिया बैंक हुआ करता था और अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो ये लिस्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है। और ये नीचे लिस्ट है पेमेंट बैंक्स की। प्रेजेंट में ये पेमेंट बैंक्स आपके इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से आपका एक इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक है वो भी यहां पर काम कर रहा है, जो पोस्ट ऑफिस जिसको हम कहते हैं वो भी यहां पर आपका पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में काम करता है। तो ये आपके सारी सारी लिस्ट है। हाँ विवेक, अपडेटेड अभी बोला मैंने, 3 बार बोल दिया क्लास में, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, अलग पीडीएफ मिलेगी, जो दिख रही है ये नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब उसमें कंटेंट होगा, अपडेटेड होगा, अलग तरीके के फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका, मैंने आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में एक एक चीज डिटेल दे दी है। आज के चैप्टर में हम यही 2 ही चीजें पढ़ेंगे। इन केस और कोई क्वेरी है तो पूछ लो, स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई कुछ भी आपको पूछना है तो, नहीं तो मैं आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ। कोई बात नहीं विवेक, मिलेगी अपडेटेड पीडीएफ मिलेगी। जल्दी से पूछो, कुछ पूछना तो नहीं है तो एंड करो मैं सेशन को। करेंगे आगे आरआरबीज, कल हम आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कल करेंगे, ठीक है। और आज शाम को 5:30 बजे एक क्लास हो रही है, ठीक है, रिवीजन क्लास होगी। अभी 8:15 तो रिवीजन क्लास है ही आपकी। एक शाम को 5:30 से 6 बजे तक की एक आधे घंटे के लाइव सेशन होगा, उस सेशन को जरूर ज्वाइन करना। 10 डेज का हार्ड चैलेंज हमने दिया है एक, जिसमें 10 दिन तक हम आईबीपीएस पीओ मेंस को सेंट्रिक में रखते हुए कुछ क्लासेस लेने वाले हैं। यूट्यूब पे वो क्लास होगी और 12:30 बजे स्मृति मैम की रीजनिंग क्लास होगी, 5:30 बजे मेरी क्लास और रात को 9 बजे हर्षल सर की क्लास। हम तीनों आईपीएस पीओ मेंस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, सीरीज लेकर आए हैं। तो जरूर उन क्लासेस को डेली बेसिस पे अटेंड करना स्टार्ट कर दो। तो क्या वो भी डीआईसीजी से इंश्योर होते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। हाँ सब वो सिडबी नबार्ड हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, करेंगे उनके बारे में। सर पीओ मेंस में कितने नंबर आने चाहिए? नंबर मतलब बेटा यार, कट ऑफ 70-75 नंबर जाती है ना। अब वो बाकी डिपेंड करता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई हैं, बाकी डिपेंड करता है ना कि कितना वो, हाँ, एग्जाम लेवल क्या रहता है ना। हम अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कट ऑफ कि कितने नंबर आने चाहिए। आप एग्जाम लेवल को कहीं पर भी नहीं डिफाइन कर सकते। एग्जाम लेवल हर एक, एवरी ईयर एग्जाम लेवल बदलता है हर एक साल। ये कांट से कि कितनी कट ऑफ चाहिए। हाँ पास्ट ट्रेंड्स को देखते हो, 70-75 नंबर आपको चाहिए होता है टोटल ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स मिला के। उतने काम बन चुका होता है बच्चों का, है ना। लेट्स सी इस बार क्या होता है। चल थैंक यू, मिलते हैं फिर 8:15 बजे रिवीजन क्लास में, आ जाना। ओके विवेक, कोई इश्यू नहीं।